धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। वैश्विक हलचल, जी हां, वैश्विक हलचल का वो ताजा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो चुके हैं, जिसमें बात करते हैं देश दुनिया की। आज मैं बाकी देशों का नाम इसलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि नववर्ष के मौके पर अमेरिका में 3 बड़ी वारदातें हुई हैं, यूरोप में भी एक वारदात हुई है। इनमें से कई वारदातों को आतंकी वारदात बताया जा रहा है, लेकिन कई वारदातों में ऐसे लोग शामिल हैं जो वहां की आर्मी में काम कर चुके थे, जो वहां के बड़े बड़े ओहदों पर काम कर चुके थे। क्या कहलाती हैं ट्रंप के आने से पहले ये वारदातें जो अमेरिका और यूरोप में हुई हैं? इसको लेकर कल से ही मीडिया पर बहुत सारी चीजें चल रही हैं, लेकिन हम भी आपके सामने वो कुछ रखने की कोशिश करेंगे जिसे अभी तक आपकी नजरों से गायब किया जा रहा है। तो इन तमाम पहलुओं पर बात करने के साथ साथ देखेंगे कि दुनिया भर में और क्या घटा है, उन सब पर चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारे साथ जुड़ रहे हैं कृषकांत जी यानी के जी, जो भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड ऑफिसर हैं और जियो पॉलिटिक्स पर वाकई में अपनी पैनी और गहरी नजर रखते हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। थैंक यू मिस्टर अकरम। पहली खबर अपने पड़ोस से ही शुरुआत कर लेते हैं, बल्कि अपने घर से ही शुरुआत कर लेते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी पर कोई बांध बना रहा है चाइना, जिसको लेकर असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि साहब ये तो असम के लिए बहुत बुरा होगा। हाँ, ये नदी जो है डैम जिस पर बना रहे हैं, जिसका नाम वहां पे तिब्बत से जब गुजरता है तो चीनी इसे यारलुंग जांगो रिवर कहते हैं, हम ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं। और यह दुनिया का सबसे बड़ा डैम होगा। बहुत सारे पावर मिलेंगे, बहुत सारे उनको फायदा होगा, लेकिन केवल असम ही नहीं, अरुणाचल प्रदेश के भी चीफ मिनिस्टर कर रहे हैं कि इससे नदी सूख जाएगा, इकोलॉजिकल बैलेंस खराब हो जाएगा और हमारे लोगों को बहुत बड़ा घाटा होगा। हमने अपनी समस्याएं केंद्र को भेज दी है। केंद्र भी शायद डिप्लोमेटिक तरीके से चीन को आगाह कर रहा है कि भैया अंतर्राष्ट्रीय नियम के हिसाब से यह चीज ना करें या हमसे मिलजुल कर करें, इतने पानी हमें भी छोड़ें ताकि हम भी अपना कारोबार कंटिन्यू कर सके। देखते हैं, अभी भारत चीन के साथ संबंध बेहतर करने के मूड में है। यह मौका है कि चीन को इसके ऊपर भारत सरकार संभवतः कंट्रोल कुछ करवा सकता है या पानी का जितना मात्रा हमें चाहिए उतना तक देने को तैयार हो सकता है। जी, लेकिन सवाल तो ये पैदा होता है ना सर कि दो मुख्यमंत्री और दोनों बीजेपी के हैं, वो आवाज उठा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अंदर खाने पहले उन्होंने केंद्र सरकार से बात की होगी। जब उन्हें कुछ होता हुआ नहीं दिखा होगा तब वो इस मामले को मीडिया में ले आए। बिल्कुल सही बात है। और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का, अंतर्राष्ट्रीय नियमों का को यदि हम देखें कि एक देश से कहीं खास जगह से नदियों के दूसरे देश में जाता है तो पहले देश को यह अधिकार नहीं है कि पूरी तरह से बांध बनाकर और पूरी तरह से उस पानी के धार को बदलकर दूसरे देश को पूरे बर्बाद कर दे, या रोक कर जब पानी जमा होता तब अचानक खोले वहां बाढ़ ला दे। जैसे बांग्लादेश ने हमारे ऊपर आरोप लगाया, सिंध नदी या उधर की तरफ में पाकिस्तान आरोप लगाता रहा है कि हम उसके पानी को रोक रहे हैं। अभी ईरान भी परेशान हो रहा है अफगानिस्तान में लेके पीने के पानी और सब कुछ कर रहा है। तो वह सब ना करें, लेकिन आजकल अब अंतर्राष्ट्रीय नियम जो है वह सब कुछ बर्बाद हो चुका है। हमें आईसीसी, आईसीजे, यूएनओ और हर संगठन की तरफ से नजर आ रहा है कि वो बेमानी हो चुका है। जी, अगर मैं आपसे एक सवाल करूं सर कि तमाम ये यूएन और अंतर्राष्ट्रीय नियम कानून 100 साल पूरे हो जाएंगे धीरे धीरे करके, इनके 75-77 बरस हो ही चुके हैं, 80 के आसपास भी आप कह सकते हैं हो चुके हैं। क्या लगता है कि 100 साल बाद कुछ नया सिस्टम दुनिया में देखने को मिलेगा? अभी रास्ता 2 ही चल रहा है और उस रास्ते पर हम बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं, दोनों तरफ बढ़ रहे हैं, जिसे हम क्रॉस रोड कहते हैं। पहला यह है कि पूरी की पूरी तरह से युद्ध का खात्मा, बेरोजगारी का खात्मा और एक तार्किक और वैज्ञानिक आधार पर नए समाज का निर्माण। और दूसरा रास्ता हम बार बार करते आ रहे हैं, पूरी दुनिया की बर्बादी, भले ही एटम बम से ना हो, जो वातावरण का स्थिति हो रहा है उसमें हम तबाह होंगे। जी, चलिए अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर बांग्लादेश से है। वहां पर चिन्मय दास को निचली अदालत ने जमानत देने से इनकार कर दिया, अब उसे हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। इस खबर के बारे में क्या कहेंगे? अब वहां के कोर्ट में, लोअर कोर्ट के देखिए तो यहाँ का भी लोअर कोर्ट वैसे किसी भी चीज में जमानत या कुछ भी वर्डिक्ट देने से डरता है, नहीं देते हैं जिसमें उसे संदेह होता है कि ऐसा नहीं उसको माना जाए कि बड़ा हीरोइक कदम ले लिया या उसने तथाकथित रूप से जो देश में ट्रेंड चल रहा है उसके खिलाफ है। पूरे भारत की स्थिति यही है, पाकिस्तान में भी वही नजर हमें आ रहा है नए सरकार के साथ, और बांग्लादेश में भी अभी नए सरकार, हालांकि बांग्लादेश का जो कोर्ट था वह
तथाकथित रूप से, या मुझे भी नजर आता था, बाकी आसपास के पड़ोसियों की तुलना में ज्यादा स्वतंत्र था। वह स्वतंत्रता चली गई, सुप्रीम कोर्ट के जज भी कुछ रिजाइन कर चुके, अब उन्हें हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा। और खासकर वह जब धारा सेडिशन यानी देशद्रोह का लगा है कि इन लोगों ने अपने भगवा जो झंडा था उसको बांग्लादेश के झंडा के ऊपर लगा दिया, बांग्लादेश के झंडा की बेइज्जती की, तौहीन की। हालांकि इस आधार पर देशद्रोह लगाना मेरे समझ से, चाहे भारत हो, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, बिल्कुल गलत और बेबुनियाद है। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन सत्ता जब कुचलने पे आती है तो भैया आपकी गाड़ी का जो हॉर्न बज रहा है ना, उसकी आवाज पे भी आपको उठाकर जेल में डाल सकती है और लंबे समय तक आपको प्रताड़ित भी कर सकती है, जमानत भी ले नहीं दे सकती है। सब जगह सत्ता का यही हाल होता है, और जहां दक्षिण पंथ का उभार होता है वहां तो ये चीजें ज्यादा देखी जाती हैं, और इस वक्त बांग्लादेश दक्षिण पंथ की ओर तेजी से बढ़ता हुआ दिख रहा है। अगली खबर है हमारे पास, यूक्रेन ने रूस की उस गैस लाइन को बंद कर दिया जो जाती थी यूरोप तक, और कल यूक्रेन के राष्ट्रपति ने भी और रूस के राष्ट्रपति ने भी नव वर्ष पर अपने अलग अलग संबोधन दिए हैं। ऐसा लगता है जेलेंस्की जहां हुंकार दिखा रहे हैं, वहीं पुतिन जो है कह रहे हैं कि हम और मजबूती से मुकाबला करते रहेंगे। हालांकि इससे जेलेंस्की को ही काफी घाटा होगा। $100 मिलियन के बराबर रख रखाव के लिए, और अपने देश से जो गैस जाता था उस पर टैक्स के रूप में, ग्राउंड टैक्स कहें जो ही कहें, लेते थे। 800 मिलियन करीब कम से कम प्रति सालाना था। हालांकि $5 बिलियन रूस को मिलता था, और इससे काफी देशों को बड़ा कष्ट होगा, जैसे स्लोवाकिया है, हंगरी है, या दूसरे देश है जो काफी मात्रा में डिपेंडेंट थे। और पूरे यूरोप के लिए कहें तो 40% उनका जो भी गैस और ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट आता था वो रशिया से ही आता था, घट के 5% आ जाएगा। कुछ थोड़ा मोड़ा टर्की के थ्रू या उधर से जाता है, नहीं तो मुख्य रूप से इनका था, खत्म हो चुका था। और हमें पता है वो नॉर्ड स्ट्रीम को तो पहले ही अमेरिका ने, बाइडेन के सत्ता ने उसको बर्बाद कर दिया था। तो ये युद्ध का नतीजा है कि आम जनता सफर करेगी, और अब अमेरिका और दूसरे देशों से तेल लेंगे बड़े बड़े करके, जो 10 गुना दाम पे, 5 गुना दाम पे कम से कम होगा, और वहां की जो मोनोपोलिस कंपनी है उनको बड़ी जबरदस्त फायदा होगा। पूरे युद्ध का सबसे अधिक फायदा जो है, चाहे वो मिडिल ईस्ट हो, चाहे वह यूक्रेन हो या सूडान हो या कहीं भी हो, वह अमेरिका को ही जा रहा है। जी एक खबर और भी छपी है सर कि पहली बार ड्रोन से रूस के किसी बड़े विमान को मार गिराया है यूक्रेन, और वो इसे बड़ी उपलब्धि बता रहे हैं। उपलब्धि तो है, यह पहली बार हुई है। इसके पहले रूस ने किया था, यूक्रेन ने पहली बार की है, और वह है क्रीमिया पेनिनसुला में। वहां पे अभी तक हम यूएवी कहते थे, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, ये अनमैन्ड सरफेस व्हीकल है। ड्रोन जो कि समुद्र के नीचे वाला शायद उनके पास नहीं है, लेकिन ड्रोन उनके सतह पर चलता हुआ या नाव चलता है, उससे भी वह मिसाइल लॉन्च कर सकते हैं। और हेलीकॉप्टर मारा है, मी-8 ही मारा है, लेकिन हेलीकॉप्टर को ही मारना साधारण बात नहीं है, ड्रोन से अनमैन्ड वो करके। और इसके पायलट ने कहा है कि आई एम हिट, आई एम गोइंग डाउन। थोड़ा पैनिक वाली आवाज में थी। बचे हैं लोग कि नहीं, 2 पायलट कम से कम होंगे, मी-8 के 2 दूसरे क्रू भी होंगे। और इन लोगों ने भी फायरिंग काफी मात्रा में की है, लेकिन एक मिसाइल इनके बगल में छूटा है जिससे आग लगी है। उस वीडियो को मैंने देखने की कोशिश की थी, समझने की, लेकिन इतना ब्लर है कि मुझे कुछ पता नहीं चल पाया, टाइम कम था। लेकिन यह युद्ध जो है सो हर तरीके से बड़ा ही मतलब बड़ा होता जा रहा है, और इसमें ड्रोन का जो डेवलपमेंट दिखा है, चाहे यूक्रेन की तरफ से हो, रशिया की तरफ से हो, वह एक बहुत जबरदस्त है। इसका यदि सिविक सेंस में या सिविल में करते, ड्रोन से वैसे जगहों में हम ढूंढते जहां जैसे बर्फपात है, या पूरा वैली घिरा हुआ है, या इनएसेसिबल लैंड है, उसका अलग मजा होता पूरे मानवता के लिए। लेकिन एक दूसरे को मारने के लिए हम कर रहे हैं। जी चलिए, कुछ तो कर ही रहे हैं, जिसको जो आता है वो वही कर सकता है। अब शुरुआत कर लेते हैं अमेरिका की, और यहाँ जो है सबसे ज्यादा खतरनाक वारदातें हुई हैं साल के पहले दिन। एक जगह नहीं, 3 जगह पर यहाँ पर वारदातें हुई। 2 जगह यहाँ पर ट्रक से वारदातों को अंजाम दिया गया, जबकि एक जगह क्लब के अंदर फायरिंग करके बहुत सारे लोगों को घायल भी कर दिया गया है। कई सारे लोग मारे गए हैं। एक हमलावर को मार दिया गया है जो अमेरिकी फौज का पुराना सिपाही बताया जा रहा है। ISIS का भी इसमें जिक्र हो रहा है। ये तमाम जो घटनाएं हुई हैं सर, अगर आप इन्हें एक साथ जोड़ें तो इसमें 2 चीजें मुझे महत्वपूर्ण लगती हैं। दोनों जो ट्रक इस्तेमाल हुए हैं वो हैं टेस्ला के यानी एलन मस्क के, और आईसिस का जो नाम आ रहा है उसके जरिए सीरिया में जो बदलाव हुआ, वहां पर जो बयान दे दिया था ट्रंप ने कि हम अपनी सेनाएं वापस बुला लेंगे, अब आईसिस का नाम इतना बड़ा करके सेना वापस थोड़ी बुलाएंगे, सेना को और ज्यादा बढ़ा देंगे मिडिल ईस्ट में।
यह बहुत बड़ी घटना है और 3-3 हो गया, अभी तो तीसरा वाला भी तुरंत कुछ चंद घंटों पहले संभवतः हुआ है। और इसके पहले ट्रक से अटैक करने की बात है तो जर्मनी में हुआ था, वहां पे एक्समस के टाइम में कर रहे थे, और यहाँ पे न्यू ईयर्स ईव या न्यू ईयर के टाइम में कर रहे हैं, उसमें कर रहे हैं। तो जो आपने सीरिया से दूसरे जगहों से जोड़ा तो नाराजगी तो है। ये जो बंदा है वो सार्जेंट लेवल के का था और ये अफगानिस्तान में भी काम कर चुका है। हालांकि यह अमेरिकी बॉन्ड है, भले ही धर्म से मुस्लिम हो या जो भी हो, लेकिन वो अमेरिकी बॉन्ड है, अमेरिका का है, न्यूयॉर्क का कल्चर है, उसकी आवाज वहां से मिलता जुलता है। और उसका भाई कहता है या बाकी लोग भी कहते हैं कि बड़ा सीधा था, शांत स्वभाव का था, इससे युद्ध वगैरह से बिल्कुल मतलब नहीं था। 1-2 बार पुलिस ने पकड़ा है उसको। कहते हैं कि एक बार लाइसेंस किसी और को उठा के चल रहा था तो माइनर सा पनिशमेंट होता, भैया तुम अपनी लाइसेंस लेके क्यों नहीं आती। इस तरह की छोटी मोटी वारदातें थी जो कि दुनिया में अधिकांश लोगों के कहीं ना कहीं पकड़े जाते होता है। लेकिन इस स्तर तक आ जाना कि उसमें बॉम्ब लेके जाना, गन लेके जाना, पूरे ट्रक से लोगों को कुचल देना, और जो आपने बोला कि ये दूसरा वाला जो है वो गन लेके ही गया था, वे नए वाले मैंने पूरा पढ़ा नहीं है। कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि मतलब पूर्व प्रायोजित है, पहले से प्लान करके है, और संयोग नहीं नजर आता है। यानी इसके पीछे कहीं ना कहीं से एक टेररिस्ट प्लान था और इसके तहत करा गया है। और जिससे कारण अमेरिकी जो एक हम कहें कि जो गन कल्चर है, जैसे यूरोप में भी अभी हुआ है, वहां पे उन्होंने उस जगह पे भी कहीं पे मार रखा है, बंदे ने कर रखा है। यूरोप का एक नया जो देश बना हुआ मॉन्टेनेग्रो जो है, वहां पे भी कर रखा है। तो उसके बारे में भी वहां भी करीब 10 लोग मारे गए। लेकिन उसे आतंकी वारदात नहीं बता रहे हैं सर यूरोप वाली को। वह उस ढंग का आतंकी वारदात ना होने के बावजूद भी जो फ्रस्ट्रेशन के कारण, हालांकि वहां कहते हैं कि उस तरह का गन कल्चर नहीं था। गन कल्चर अमेरिका में है, धीमे धीमे ऑस्ट्रेलिया और दूसरे जगहों में, कनाडा और अन्य जगहों में फैल रहा है, चीन में भी थोड़ा मुड़ा रहा है। तो यह पूरी की पूरी तबाही जो है, जो लोग पैदा कर रहे हैं मिलिटरिज्म, जो लोग पैदा कर रहे हैं टेररिज्म, ISIS उनका बना हुआ, तालिबान उनका बनाया हुआ है, मुस्लिम ब्रदरहुड उनका बना हुआ है, गुड टेररिस्ट बैड टेररिस्ट ओबामा के टाइम में उनके द्वारा बना गया है। ड्रोन से लोगों की हत्याएं करना ओबामा रेजिम ने शुरू किया था, और अभी जो है बाइडेन कर रहे हैं कि टेररिस्ट अटैक हुआ है। बाइडेन जैसा सड़ा आदमी जो कि खुद टेररिस्ट अटैक करवा रहे हैं हर जगह और जनसंहार करवा रहे हैं पूरे गाजा स्ट्रिप में, और जो उन्होंने सीरिया में उन लोगों ने करवाया चलते चलते यूक्रेन को दे रहे हैं। तो ये सब उसी का छोटा मोटा हिस्सा और कुछ नहीं है। जनता जिसकी हमने बात की, जो सार्जेंट रैंक के थे और 7-8 साल उन्होंने उसमें काम किया फौज में, वहीं के पैदाइशी, और अचानक गुस्सा किस तरह की कदम उठा लेते हैं। यह पागलपन जो पैदा हो रहा है वह उसी के द्वारा पैदा किया हुआ, जो कि इस पागलपन को करवा रहे इस करने में कि जनता इसके जो खिलाफ हो रहे उसे करे, और उसे कारण और भी बड़ी समस्याओं में फंस रहे हैं। जी, कुछ और चीजों पे बात कर लेते हैं। यूरोप में पहले उस बंदे ने 10 को मारा, फिर खुद मर गया, तो शायद इसलिए वहां की सरकार कह नहीं रही कि आतंकी वारदात है। लेकिन यहाँ एक वारदात में मरने वाले का नाम शमसुद्दीन जब्बार, जिसे आप कह रहे हैं कि वो न्यूयॉर्क में ही पैदा हुआ, वो यूएस फोर्सेज में भी रह चुका है, लंबे समय तक अफगानिस्तान में भी काम कर चुका है, उसके परिवार के लोग बता रहे हैं शांत स्वभाव का है। क्या उसकी वजह से आतंकवाद की बात की जा रही है? और एक सवाल ये भी है, जैसे ट्रंप कह रहे हैं कि मैं आऊंगा तो सारी दुनिया में युद्ध बंद करा दूंगा, तो कहीं ना कहीं आप ये भी कह सकते हैं ना कि उन्हें युद्ध तो बंद कराना नहीं है, अपने ऊपर ऐसे हमले दिखाकर या अपने इलाके में ऐसे हमले दिखाकर वो ये कह सकते हैं नहीं जी मुझे तो आतंकवाद कुचलना है, मैं तो जंग जारी रखूंगा। आतंकवादी गतिविधि कहने का भी कारण उनमें ISIS का वो निकला है, झंडा निकला है। खैर वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है, उससे ज्यादा है कि यह लोग आर्म्स एम्युनिशन लेके गए थे, केवल ट्रक चलाने का नहीं था। यानी पहले से प्लान करके शांत दिमाग से, जैसा भी बंदा वैसा रहा है। जहां तक ये ट्रांजिशन की पीरियड है, बाइडेन से ट्रम्प में आ रहा है। ट्रम्प भले ही जितना कहे, हम सबको मालूम है, जैसे उनका विदेशियों को भगाने की बात थी, आधा अधूरा भी ऑलरेडी हो चुका है। जो ट्रेंड स्किल्ड वर्कर्स है उनको लोग नहीं हटाने वाले हैं, उनके आपस में ही हो गई है। जो बड़े बड़े पूंजीपति या वित्तपति हैं वो सब करे भैया नहीं हटाएंगे। तो इस ट्रांजिशन में बहुत महत्वपूर्ण यह समय यह भी था कि एक्समस से होता हुआ न्यू ईयर्स था,
और तीसरा जो सबसे बड़ा जो सीरिया में हुआ है, लग चुका है कि कहीं ना कहीं से ईरान का जो रेसिस्टेंस फोर्सेस था उससे समर्थित था, और जो उम्मीद थी कि पैलेस्टीन जो है वह एक स्वतंत्र देश के रूप में बनेगा, वो काफी धूमिल हो चुका है। और इजराइल का बढ़ता हुआ जो रौद्र रूप नजर आ रहा है, हर जगह उसका रिटॉरिक दिखा रहा है, वह बल्कि इनके ऊपर हंस रहा है और बच्चों की भी हत्याएं किए जा रहा है, इस गुस्से में आके लोग कर रहे हैं। यह केवल आईएसआई के द्वारा नहीं है, यह केवल तालिबान ऐसे लोगों का नहीं है, यह वैसे लोगों का भी गुस्सा है जो कि परेशान हो चुके हैं, कुछ करने में असमर्थ हैं, इसलिए वह फ्रस्ट्रेशन में किस तरह की एक्टिविटीज कर रहे हैं, और जो यह भी नहीं समझ पाते हैं कि वास्तव में यदि समाजवादी क्रांति कुछ होता है तो वह क्या है। जी चलिए, अब गाजा, सीरिया और ईरान से जुड़ी खबरों का रुख करते हैं और सबसे पहले जिक्र करते हैं फिलिस्तीन का। पैलेस्टाइन अथॉरिटी जो है वो अल जजीरा पर पाबंदी लगा रही है। अभी तक तो ये काम इजराइल किया करता था, उसी के नक्शे कदम पे चल रहे हैं, आखिर क्यों? क्योंकि उन्हीं के ये चट्टे बट्टे हैं, और जो भी इनका चेहरा था जो बचा हुआ था, क्योंकि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इन्होंने अर्जी दी थी कि फ़लस्तीन की पूर्ण स्वतंत्रता की मांग पूरी हो, अब वह भी खत्म हो चुका है। और इनको यह भी लग रहा है कि भाई अब इजराइल का जो आर्म्ड फोर्सेस है या जो उसका नेटवर्क है जितना फैला हुआ हर जगह, उससे हम नहीं लड़ सकते हैं, तो क्यों नहीं उसी के अंदर में रखें। इसके जो भी अब्बास हैं, इनके प्रधानमंत्री, जो चुनाव में अभी जमाना हो गया, दूसरा लड़े नहीं, ऐसे ही मतलब हम कहें तो इलीगल रूप से टिके हुए हैं, तो यह अपना चरित्र को पूरी तरह दिखाते हुए, वैसे 3 महीना पहले इजराइल ने यहाँ पे आके अल जजीरा को बंद कर दिया था। इनका कहना है, इनकी हिपोक्रेसी देखिए, कि ये लोग की इंसाइट कर रहे हैं, नहीं बढ़ा रहे हैं क्या, तो मिस इन्फॉर्मेशन को, सेडिशन को, यानी देशद्रोह का। अरे भैया, कौन सा देशद्रोह? वह पैलेस्टीन लैंड है, वेस्ट बैंक जो है उसका हिस्सा है, और वहां के यदि संघर्ष को दिखा रहे हैं तो यह कहां से गद्दारी हो गई? यह गद्दारी किस तरह से? वह तो देश प्रेमी लोग हैं और एक तरह से स्वतंत्र पत्रकारिता को दिखा रहे हैं, बोलने के अधिकार को बढ़ा रहे हैं, तो उसको उन्होंने बैन कर दिया। इसके अलावा भी मतलब जेनिन में जितना भी है, ये लोग कितने दिनों से, मतलब करीब 1 महीने से अधिक समय में जो कार्रवाई आईडीएफ और उनके सिक्योरिटी फोर्सेस कर रहे थे, अब ये लोग कर रहे हैं, वहां के लोगों को पकड़ रहे हैं, जेल में बंद कर रहे हैं, मार रहे हैं, कितने लोगों की हत्याएं भी कर चुके हैं। जी, ये सब कुछ ये कर रहे हैं, और वहां संसद में खड़े होकर जो वहां का पूर्व रक्षा मंत्री है योआव गैलेंट, वो इस्तीफा दे रहा है। मतलब अंदरूनी राजनीति खुद इजराइल के अंदर बहुत भयावह रूप से बढ़ती जा रही है। रस्साकसी वहां पे आपस में राजनीतिक तौर पे ज्यादा तेजी से फैलती जा रही है, लेकिन ये उसका फायदा उठाने के बजाय ये खुद आपस में ही लड़ रहे हैं। देखिए, फायदा तभी तक उठता है, कितनी भी समस्याएं आ जाए, हर पूंजीपति एक दूसरे से संघर्ष करता है। वो संघर्ष कहना गलत होगा, कंपटीशन में आता है, कट थ्रोट जिसको कहते हैं, गला काटो संघर्ष, हमें फायदा ज्यादा, हमें फायदा। यो गैलेंट जिनकी बात की डिफेंस मिनिस्ट्री से तो हटा ही दिया गया था, और नेसेट यानी वहां के पार्लियामेंट, नेसेट का नेसेट जो भी बोलते हैं, वहां के पार्लियामेंट से भी इस्तीफा दे देने लगा, कुछ हो नहीं रहा है। तो जनता को दिखाना चाहते हैं, अपने आप को अगले राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के रूप में वहां आना चाहते हैं, और इसलिए जनता के प्रति अपना मोह बढ़ाना चाहते हैं कि भैया अब हम ही जो है एकमात्र इस देश को अच्छी रास्ता दिखा सकते हैं। फ्रस्ट्रेशन भी है, और आपस में तो वहां जबरदस्त कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ाई चल रहा है कि हमें ज्यादा पावर मिले, हम ज्यादा लूटे, हम ज्यादा हिस्सेदारी हो हमारी, जहां तक सत्ता की बात है। ये तो स्वाभाविक है, इसमें कोई नई बात नहीं है। जी, चलिए, अब रुक करते हैं सीरिया और ईरान से जुड़ी खबरों का एक और, जहां ये खबर आई है कि सीरिया के विदेश मंत्री अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ सऊदी अरब पहुंच चुके हैं। कई दिन पहले हम इस मुद्दे पर बात कर चुके हैं कि पहला दौरा उनका सऊदी अरब का हो रहा है, लेकिन साथ ही आयतुल्लाह अली खामनई ने कासिम सुलेमानी की बरसी के मौके पर जो स्टेटमेंट दिया, और उसमें जो कहा कि सीरिया को हम फिर प्राप्त कर लेंगे, मतलब क्या है सर उसका? उन्होंने यह भी कहा कि सीरिया में जो ब्लड शेड यानी खून खराबा हुआ, वह लोग जो कह रहे हैं कि बेकार हो गया, नाजायज हो गया, पिछले 7-8 वर्षों से जो ये कर रहे हैं, वह गलत बात है। सीरिया हो, यहां तक कि इराक में भी जो है, ठीक है, अभी हम शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा जरूर लूज कर गए हैं, लेकिन हमारी फिर कोशिश होगी कि हम, जो अंग्रेजी में जो आया है, उन्होंने अपनी भाषा में कहा होगा, विल रीगेन द लॉस्ट ग्राउंड, यानी जो जमीन हम हार चुके हैं, जमीन मतलब केवल एरिया नहीं, बल्कि पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, मिलिटरली जो हम हार चुके हैं, पीछे हटे हैं, हम फिर से करेंगे। क्योंकि वहां के लोगों का जो काम था, जो लड़ना था, जो अपनी सत्ता को प्राप्त करना था, और
जैनवाद को हराना था, उसको हम छोड़ेंगे नहीं। और उनका कहना है कि मुख्य रूप से था सीरिया में जाने का, कि जिनका होली श्राइन था, शियाज इस्लामिक होली, जो वहां पे दमस्कस में था, साइट था, जी, जी। उसकी रक्षा के लिए थे। हालांकि जब लड़ाई शुद्ध हो गया था तो सीरिया के अन्य जगहों में भी जा रहे थे, इराक में भी जा रहे थे, और जहां तक हिजबुल्ला, हमास, हूती सबको मदद कर रहे थे। वह चीजें बढ़ी थी, और वहां से घटने के बाद इनकी पूरी कोशिश है कि फिर से वहां लाएंगे। तो एक नारा देते हैं कि हम अपने इस्लाम धर्म जो भी उनका है उसको बचाने के लिए करेंगे। वो मोहम्मद साहब की जो बेटी या पोती या जो भी थे उनके लिए थे, वो आपको ज्यादा पता होगा। जी जी जी, नंबर उन चीजों को छोड़ दीजिए, मतलब वहां उनसे उनकी जो है मजहबी धार्मिक मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। किसी ने कहा था कि मुझे कुरान पढ़ना चाहिए आपके इसमें, तो मुझे मौका मिलेगा तो मैं जरूर पढ़ूंगा। पहले कभी ठीक। बहुत पहले देखा हुआ, पूरा नहीं पढ़ो। ठीक, आपने सही काम, मैं उसको छोड़ देता हूँ। हाँ, लेकिन यहाँ मैं सवाल ये उठाना जी, चाहता हूं सर, कि जिस जी, तरीके से कह रहे हैं कि सीरिया को दोबारा प्राप्त करेंगे, तो क्या वहां पे जो शिया कम्युनिटी है और जिस तरीके से पिछले कई दिनों से वहां पे विरोध प्रदर्शन कर रही है, उसको हवा देके एक प्रॉक्सी का जो आरोप ईरान पर हमेशा लगता है, वो करके ईरान वहां की जो वर्तमान सत्ता बनी है उसको जो है हिलाने डुलाने की कोशिश करेगा? वह थोड़ा बड़े आधार पे कह रहे हैं, केवल शिया कम्युनिटी को नहीं कह रहे हैं। हो सकता है इनका रेसिस्टेंट फोर्स में कुछ खास सेक्ट के लोग हों, लेकिन इनका आधार होता है कि अमेरिकी साम्राज्यवाद के खिलाफ, जैनोवाद के खिलाफ और पैलेस्टीन की स्वतंत्रता के लिए जो लड़ाइयां चल रही है, और नेचुरली अपना ईरान का जो प्रभुत्व था पूरे मिडिल ईस्ट में, जो अरब कंट्रीज में, जो कि अभी कमजोर पड़ता हुआ नजर आ रहा है, उसको फिर से रिवाइव करने की बातें कर रहे हैं। चलिए, इनकी संसद में विदेशी कौन घुस गए हैं जिसकी चिंताएं जताई जा रही है ईरान द्वारा? विदेशी डायरेक्ट नहीं कर रहे, ये कर रहे हैं कि जो वेस्टर्न पावर्स हैं वह हमारे ऐसे सांसदों को ढूंढती है जिनके विचारधारा पश्चिमी सभ्यताओं से, वेस्टर्न इकोनॉमिक इंटरेस्ट से मिलता जुलता है। यानी इनडायरेक्टली पेजेश्कियान और उनके जो मंत्री लोग हैं उनको कर रहे, डायरेक्ट नहीं कर रहे। अपने जो इनके समर्थक लोग हैं, इनके बड़े क्लोज लोग हैं, उसका वहां का जो गार्जियन है, उसके जो पार्ट है, उनसे कहलवा रहे हैं ये। और इसलिए कर रहे हैं कि इस तरह से वो जब आइडेंटिफाई कर ले कौन होता है तो फिर उसको पैसे देके खरीदते हैं। ये ऐसी बातें कर रहे हैं, और वो विदेशी लोग की बात कर रहे हैं। यानी एक तरह से कहें तो वो लोग विदेशियों के साथ मिलके इकोनॉमिक गेन करने के लिए ईरान के नाम पर ईरान से गद्दारी कर रहे हैं। जी, तो क्या उसी वेस्ट विचार से प्रभावित होकर राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान कह रहे हैं कि भैया तेहरान से राजधानी हटाओ और फारस की खाड़ी में लेके जाओ? ये पेजेश्कियान ने, इसके पहले वाले भी दो राष्ट्रपति थे, उन लोगों ने भी इसी बातें कही थी बाय द वे। हालांकि उन्होंने कोई उसमें एक्टिविटीज नहीं की थी। उनका कहना है कि जो समुद्र के किनारे से आता है वहां से रॉ मटेरियल लेके आना तेहरान में, और फिर उसको बना के वापस वहां जाना बेचना, इसमें हमारा करीब $9 मिलियन के बराबर बर्बाद हो जाता है। और हमारी राजधानी यहाँ पर जो AQI है, यानी क्लाइमेट वो काफी खराब हो चुका है। हालांकि यह मुझे आधार सही नहीं लगता। तुम्हें जरूरत क्या पड़ा है, तुम इंडस्ट्रियल हब सेंटर अलग बनाओ। जैसे दिल्ली में हम न्यू दिल्ली की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट आदेश के बाद से बहुत सारे बड़े बड़े इंडस्ट्री यहां से उठा के बाहर फेंके गए, जो NCR में आते उसे चलेगा। तुम करो, AQI खराब है तो उसका आधार कुछ और है यार। उसका आधार के लिए यही थोड़ी है कि राजधानी यहाँ पे। और समुद्र के किनारे यदि मस्ती के लिए जाते हो तो फिर ठीक है, तुम्हारी वो है। लेकिन जो जहां तक राजधानी है, यदि राजधानी तुम बदलना चाहो तो उसमें करोड़ों नहीं अरबों खरबों एक तो खर्च होता है। और यह कारण कहीं ना कहीं से कुछ एथनिसिटी को लेकर, कुछ पॉलिटिकल रीजन है, कुछ और भी रीजन है, और एक हवा देने की बात है कि उस जगह को हम डेवलप करें। और कोई इसमें खास बात मुझे नहीं नजर आ रहा है। जी, क्या मैं इसे अपने यहाँ की राजनीति से जोड़कर देख सकता हूँ? जैसे हमारे यहाँ जब कोई असल मुद्दों पे बात की जाती है तो सरकार कोई नया शगुफा ले आती है। जैसे आपने सुना होगा, सुबह से तमाम मीडिया में चल रहा है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में कल जाकर नरेंद्र मोदी के जरिए सावरकर के नाम पर कॉलेज बनाया जाएगा। बिल्कुल वही है, बिल्कुल वही है। थोड़ा सा अंतर यह है कि यहाँ पे जो ईरानी सरकार और ईरान का जो एक अलग से धार्मिक जो एक कहें तो एक स्टेट बनता है एक तरह से डिफरेंट, मतलब जो सबके ऊपर कंट्रोल करता है। इन दोनों में शायद इनको लग रहा है कहीं ना कहीं से कि अभी तेहरान में होना इनको कमजोर करता है, इसलिए थोड़ा इनसे अलग चले। हालांकि उससे मुझे नहीं लगता कोई अंतर पड़ेगा। और हमारे देश की जहां तक बात की तो पूरी कोशिश है, नाम बदल दो, धर्म बदल दो, भाषा बदलो, जगह का
क्षेत्र बदलो, कुछ कुछ और करो, क्योंकि जो मुख्य मुद्दा है यानी बेरोजगारी खत्म करना और आम जनता को शिक्षा, स्वास्थ्य और घर देना, इसमें यह बुरी तरह असफल है, असफल रहेंगे। लेकिन ये नहीं जानते हैं कि जिस मुख्य मुद्दा को बदलकर नई मुद्दा ला रहे हैं, उसके कारण मुख्य मुद्दा वह तिलहंडे में नहीं जाएगा, वो वापस ज्यादा मजबूती के साथ आएगा, जो इनको नेस्तनाबूद करता हुआ एक नई व्यवस्था की तरफ आगे बढ़ेगा। चलिए, हम भी उम्मीद ऐसी करते हैं कि एक नई व्यवस्था का सूरज उदय हो, क्योंकि लोकतंत्र चलते चलते 77-78 साल हो गए और जो उम्मीदें की जा रही थी वो अब धूमिल सी होती हुई भी नजर आती हैं जब से 2014 के बाद का नया दौर भारत में शुरू हुआ है। लेकिन इसी के साथ एक खबर और है, फ्रांस कह रहा है कि हम आईसिस को टारगेट कर रहे हैं, वो सीरिया में हमले कर रहा है। तो ये कौन है सर? फ्रांस में जहां तक बात है, सीरिया में क्या टारगेट किया नहीं किया, बकवास वाली बात है। एयर स्ट्राइक जरूर कर दिया इन्होंने कुछ खास जगह पे, वह संभवतः आईडीएफ के देख रेख में या उनके रिक्वेस्ट पे हुआ होगा। अमेरिका, यूके नहीं चाहेंगे। और फ्रांस की देखें तो कई जगहों से अफ्रीका से पहले ही मतलब साहेल रीजन से बाहर आ गए हैं। हाल फिलहाल में कोत दोवायर करके वहां पे देश है, गैबन से भी इनके सैनिक आ रहे हैं। केवल 2 छोटे छोटे जगहों में बच गए हैं, 25% भी नहीं रह गए जो पहले था। और यूरोप में की भी जो युद्ध चल रही है रशिया के खिलाफ, यूरोप में इसलिए कह रहा हूं कि यूक्रेन जो भी लड़ रहा है पीछे से तो यही लोग कर रहे हैं, वहां भी इनकी इज्जत घटी जा रही है। इनकी अपनी देश के अंदर में चुनाव दोबारा करवा के और वो कोई फायदा नहीं हुआ, अफसोस जाहिर कर रहे हैं मैक्रो। तो कुछ न कुछ तो दिखाना है, क्या करें, मजबूरी में सब कर रहे हैं। एक साल में 4-4 बार प्रधानमंत्री बदल दे रहे हैं। जी, वो सब मिला जुला कर अब इनको लग रहा है। अब मुझे तो ये कहें कि हमारे देश में, हमारे देश से सीखे, नहीं होता तो अर्जेंटीना जाए, वहां से सीखे। ऐसे बहुत सारे ऐसे देश हैं जो अभी 21वीं शताब्दी के लिए कहीं से भी प्रशंसनीय काम नहीं कर रहे हैं। यहां से सीखे और वो चीजें करें। जी, बहुत शुक्रिया, बहुत बारीकी से आपने तमाम चीजों पर रोशनी डाली और आप रोजाना वक्त देते हैं, उसके लिए भी धन्यवाद। फिर आपके साथ किसी और मुद्दे पर जुड़ने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद। थैंक यू मिस्टर अकरम।